हेलो एवरीवन। आज फिर हम 10 प्रश्नों के साथ जो प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं एपीओ को टारगेट करते हुए उनको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ और कैसे क्वेश्चंस उस पर बन सकते हैं या किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं। अगर हम पहला प्रश्न देखें जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं वहां से हमने जो लिया है, पहला प्रश्न अगर हम देखें, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू कम्यूट अ सेंटेंस अंडर सेक्शन 474 ऑफ द BNSS। देखिए BNSS से जो है क्वेश्चंस पूछा गया है और डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि किसको पावर है सेंटेंस को कम्यूट करने का। तो इससे पहले अगर हम देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप हर कोई जो कैंडिडेट्स हैं ज्यादातर कैंडिडेट इसे सॉल्व कर देंगे, लेकिन साथ ही साथ जो यहां पे जानना इंपॉर्टेंट है या समझना इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसका पर्पस क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है और इसका मतलब क्या होता है। सबसे ज्यादा जो अहम बात है जानने की या समझने की, इसके इंपॉर्टेंस की, वो ये है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो BNSS के अंतर्गत कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, या हम बात करें रिमिशन की, कम्यूटेशन की, या हम बात करें सेंटेंस को कम्यूट कौन कर सकता है या कहां ऐसे प्रोविजन निहित किए गए हैं, किस जगह पे ऐसे प्रोविजन जो है प्रोवाइड किए गए हैं। तो इसके लिए अगर हम देखें तो हम चैप्टर 34, अगर हम देखें चैप्टर 34 ऑफ BNSS, जहां पे प्रोविजन जो मेंशन किए गए हैं या जो प्रोविजन प्रोवाइड किए गए हैं या जो दिए गए हैं वो है सेक्शन 453 से लेकर सेक्शन 453 से लेकर सेक्शन 496 तक। इसमें जो है प्रोविजन कम्यूटेशन से रिलेटेड, रिमिशन से रिलेटेड प्रोवाइड किए गए हैं BNSS के अंतर्गत। तो उसी में से एक सेक्शन आपसे डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि 474 के तहत कौन है जो सेंटेंस को कम्यूट कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसे प्रश्न आए तो जो अथॉरिटी है वो है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। याद रखिएगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शब्द का यूज किया गया है वहां पे, ना कि अदर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इस बात को ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ अगर हम इस प्रोविजन को देखते हैं या हम इस प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन करते हैं तो हमें क्या दिखता है कि इसके वर्डिंग्स को अगर हम देखें तो जो शुरुआत की गई है वो ये की गई है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में विदाउट द कंसेंट ऑफ अ पर्सन, जो शब्द यूज किया गया है में विदाउट द कंसेंट ऑफ अ पर्सन हु कन्विक्टेड, या जो कन्विक्ट है उसके बिना सहमति के में शब्द यूज किया गया है, में कर सकती है। मीन्स मैंडेटरी नहीं है, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू कम्यूट दिस सेंटेंस। मैंडेटरी नहीं है, उसके ऊपर है कि कम्यूट करे या ना करे, या सेंटेंस का रिमिशन करे या ना करे। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, में शब्द यूज किया गया है। और इस सिचुएशन को अगर हम देखें तो ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को मैंडेटरी नहीं बनाती है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को डिस्क्रिशनरी वे में पावर देती है। तो अब आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सेक्शन 474 of the BNSS make the provision for an appropriate government is mandatory, discretionary, conditionary, none of the above। तो मैंडेटरी नहीं है, कंडीशनरी, डिस्क्रिशनरी, आपको जो है डिस्क्रिशन बेसिस पे जो है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है। तो देखिए, इससे प्रश्न तो आपका डायरेक्ट है, लेकिन इससे रिलेटेड जो और आपके प्रश्न बन सकते हैं या जो प्रश्न जहां से पूछे गए हैं या जिस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, उन संभावनाओं पे हम यहां पे डिस्कशन करेंगे और उनको भी साथ साथ लेकर चलेंगे कि अगर ऐसे प्रश्न बन रहे हैं तो आप उनका आंसर देने में सक्षम रहें। आइए सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में, अंडर विच सेक्शन ऑफ द BNSS कैन अ प्रोक्लेमेशन बी इशू फॉर अ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। डायरेक्ट प्रश्न यहां भी पूछा गया, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है कि जो पर्सन एब्सकॉन्ड है उसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन कहां, कब, किस सेक्शन के अंतर्गत इशू किया जाएगा। डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यहां पे ये हो जाता है समझना कि प्रोक्लेमेशन, अटैचमेंट, प्रोसेस टू कंपेल, ये सब कहां दिए गए हैं, किस चैप्टर के अंतर्गत दिए गए हैं, BNSS के अंतर्गत। तो ये जानना आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम देखें तो चैप्टर 6 के अंतर्गत कहां दिया गया है, चैप्टर 6 के अंतर्गत अगर हम प्रोसेस देखें या प्रोसेस टू कंपेल को पढ़ने की कोशिश करें या जानने की कोशिश करें तो सेक्शन 63 से लेकर, याद रखिएगा, सेक्शन 63 से लेकर सेक्शन 93 तक जो प्रोविजन है वो इस प्रकार से कंपेल से रिलेटेड या कंपेल प्रोसेस से रिलेटेड निहित किए गए हैं। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें खास करके सेक्शन
84 से लेकर, कहां से, सेक्शन 84 से लेकर और कहां तक अगर हम देखें तो सेक्शन 93 तक जो प्रोविजन है वो प्रोक्लेमिनेशन और अटैचमेंट की बात करती हैं या उससे रिलेटेड प्रोविजन है। तो डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रोक्लेमिनेशन बी इशू फॉर अ पर्सन एब्सकॉन्डेड, डायरेक्ट आपसे सीधा प्रश्न पूछा गया है, तो कहां पे है, सेक्शन 84 के अंतर्गत। कहां से कहां तक है, 84 से लेकर 93 तक। अब आपके लिए इसके अंतर्गत कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो जानना बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिनसे प्रश्न डायरेक्ट पूछा भी गया है या पूछा जाता है या पूछा जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें सेक्शन 90 की, सेक्शन 90 ऑफ द BNSS की बात करें, जहां पे प्रोविजन निहित किया गया है या प्रोविजन बताया गया है कि सम्मन के साथ साथ वारंट या सम्मन की जगह पे वारंट इशू किया जा सकता है फॉर द सच टाइप ऑफ प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट। तो इस सिचुएशन को भी याद रखिए कि पूछा जाएगा इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन it is prescribed that some warrant in lieu of summon or warrant in addition of summon can be issued। तो आपको याद रहना चाहिए कि सेक्शन 90। तो प्रश्न ऐसे भी आपसे पूछे जाएंगे आगे चलकर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपको देखने को समझने में या पढ़ने में आ रहा होगा कि पुलिस एक्ट 1861 से डायरेक्ट प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और प्रश्न क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद द पावर ऑफ स्पेशल पुलिस ऑफिसर अंडर द पुलिस एक्ट 1861। डायरेक्ट पूछा गया है कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर, और बात की जाए एसपीओ की, स्पेशल पुलिस ऑफिसर से रिलेटेड जो पावर है वो कहां पे प्रोवाइड किए गए हैं या इनसे रिलेटेड जो पावर है वो कहां पे दिए गए हैं। तो डायरेक्ट प्रश्न है सेक्शन 18 के अंतर्गत दिए गए हैं। अब ये है क्या, पावर क्या, अगर हम स्पेशल पुलिस ऑफिसर की बात करें तो इनको वही पावर दिए गए हैं जो जनरल पुलिस ऑफिसर्स को दिए गए हैं या दिए जाते हैं। इस प्रोविजन के अंतर्गत इस बात को स्पष्ट रूप से एक्सप्रेस कर दिया गया है कि इनको वही पावर, वही प्रिविलेज दिए जाएंगे जो प्रिविलेज और पावर किसको प्राप्त है, जनरल पुलिस को, जो सामान्य पुलिस को प्राप्त दिए गए हैं। तो ये देखिए डायरेक्ट सेक्शन बेस है, इन पे प्रश्न ऐसे भी आपसे पूछे जा सकते हैं और डायरेक्ट प्रश्न बेसिस पे भी पूछा जा सकता है। देखिए अगला प्रश्न अगर हम देखें, अगला प्रश्न है अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स इज मेड पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएनएस। बीएनएस से प्रश्न पूछा गया है और देखिए कहीं ना कहीं जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सेफ्टी, मॉरल, इन सब से रिलेटेड पूछा गया है। और याद रखिएगा कि अगर आप एपीओ का पेपर दे रहे हैं, मैं बार बार कहता हूं, तो आपके लिए वो प्रोविजन, वो चैप्टर बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जो प्रिवेंटिव प्रोविजन से डील करता है, पब्लिक हेल्थ से डील करता है, पब्लिक अथॉरिटी से डील करता है। वो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे प्रीलिम्स के प्रश्न बने या मेंस के प्रश्न आपसे वहां से पूछे ही जाएंगे। और आपको अवेयर रहना पड़ेगा, आपको इस बात से, आपको हर एक प्रोविजन सेक्शन बेस्ड हो, फैक्ट बेस्ड हो, अवेयर रहना पड़ेगा कि हमसे कोई भी ऐसा प्रश्न जो पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक मॉरलिटी से रिलेटेड है वो हमसे गलत ना हो। तो आइए देखते हैं अगर इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है वो कहां पे निहित है बीएनएस के अंतर्गत। तो हम बात करें चैप्टर 15 की, तो चैप्टर 15 के अंतर्गत इनसे रिलेटेड प्रोविजन जो है पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सेफ्टी से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो निहित किए गए हैं। तो ये आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है कि ये पनिशेबल कहां है या किस जगह पे पनिशेबल किया गया है। तो अगर हम बात करें तो सेक्शन 276 के अंतर्गत इसे पनिशेबल बनाया गया है। अब प्रश्न उठता है कि कितना पनिशमेंट है, अगर कोई ऐसा ऑफेंस होता है अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स का तो इसमें कितना पनिशमेंट दिया जा सकता है, कितना पनिशमेंट मेंशन है। तो याद रखिएगा पनिशमेंट एक्सटेंट हो सकता है, मे एक्सटेंट अप टू, सब जो यूज किया गया है अप टू 1 ईयर, 1 साल तक दिया जा सकता है। साथ ही साथ बात की गई है और फाइन कितना, मे एक्सटेंड टू 5000 या फिर और शब्द यूज किया गया है बोथ के साथ। तो याद रखिएगा अब प्रश्न आपसे यह भी पूछ सकता है कि कितने टाइम ड्यूरेशन तक सजा दी जा सकती, तो 1 साल तक। इट इज अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट कि 1 साल तक, मैक्सिमम 1 साल तक। और पनिशमेंट फाइन के रूप में अगर हम देखें तो 5000 तक या दोनों। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अगला देखें, अगला प्रश्न अगर हम देखें, या अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, कहां से पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ जुरिडिक्शन इज नॉट प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 35 ऑफ द बीएसए। डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है कि 35 ऑफ द बीएसए के अंतर्गत कौन सा जुरिडिक्शन है जो प्रोवाइडेबल, या कौन से जुरिडिक्शन की बात नहीं की गई है, या किसके अंतर्गत, ये 35 के अंतर्गत कौन सा ऐसा पार्ट है जो नहीं आएगा। ये भी देखिए, अगर हम इस सेक्शन 35 के प्रोविजंस को पढ़ें, या सेक्शन 35 के प्रोविजंस को हम डिटेल बेसिस पे पढ़ें, तो जजमेंट की बात की जाती है। कौन कौन से जजमेंट, ऐसे जजमेंट जिनको प्रिस्क्राइब रूप में रिलेवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट की बात की गई है। तो रिलेवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट की अगर हम बात करें, जिसके अंतर्गत एक्सप्रेसली अब जो चीजें निहित की गई हैं, जो चीजें पहले जो चीजें निहित थी उसके अंतर्गत इंसॉल्वेंसी भी आता था, एडमिरल्टी भी आता था, प्रोबेट भी आता था, और एक और आता है मैट्रिमोनियल, लेकिन रेवेन्यू नहीं आता है। तो पूछा क्या गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ नॉट प्रोवाइडेड, तो रेवेन्यू प्रोवाइड नहीं है। अभी भी जो एविडेंस एक्ट था उसके अंतर्गत भी नहीं था, और बीएसए के अंतर्गत भी नहीं है। अब बात करते हैं रिलेवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट की जो बात की गई है, और इसमें नया क्या लाया गया है। ध्यान दीजिएगा कि रिलेवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट के साथ साथ अब जो चीजें आगे ऐड की गई हैं बीएसए के अंतर्गत, उसमें आपका डिक्री भी और ऑर्डर भी ऑफ कॉम्पिटेंट कोर्ट और ट्रिब्यूनल की बात की गई है। देखिए ध्यान दीजिएगा, कॉम्पिटेंट कोर्ट और ट्रिब्यूनल की बात की गई है। तो ये जो बीएसए के अंतर्गत आपको नई चीजें देखने को मिलेंगी सेक्शन 35 को रिलेट करते हुए। तो सेक्शन 35 को अगर हम रिलेट करें, तो उसके अंतर्गत अगर इस प्रश्न की बात करें, तो जो डायरेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, रेवेन्यू शब्द इंक्लूड नहीं है। जजमेंट की बात करें, रिलेवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट की, याद रखिएगा कि जर्नली जजमेंट्स आर नॉट बाइंडिंग। अगर हम प्रश्न देखें तो बिकॉज ईच एंड एवरी केस हैव देयर ओन फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस। अगर उसके पार्ट्स बाइंडिंग हो सकते हैं, उसका कुछ रेशियो पार्ट हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करें कि प्रत्येक जजमेंट अपने आप में ही एक अलग तथ्य और परिस्थितियों के साथ क्या है, गवर्न करता है। उस प्रत्येक केस का अपना एक जो है तथ्य और परिस्थिति, फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस होते हैं, उनको उसी आधार पे जज करना चाहिए। लेकिन अगर हम कुछ जजमेंट की बात करें, जिनकी रिलेवेंसी की बात करें, तो उनमें क्या निहित होते हैं, इंसॉल्वेंसी, एडमिरल्टी, साथ साथ प्रोबेट एंड मैट्रिमोनियल, एक लेकिन रेवेन्यू इंक्लूड नहीं है, ना पहले था ना अभी भी है। और आपके समय में अगर हम देखें तो क्या क्या चीजें हमें ऐड देखने को मिलती हैं जो ऐड की गई हैं बीएसए के अंतर्गत, तो डिक्री, ऑर्डर, कॉम्पिटेंट कोर्ट और बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट और ट्रिब्यूनल, सब ये आपके लिए नया है। देखिए अगला प्रश्न अगर हम देखें या सॉल्व करने की कोशिश करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द बीएसए प्रोवाइड फॉर द एडमिसिबिलिटी ऑफ सेकेंडरी एविडेंस की बात की गई है, कि कौन सा ऐसा प्रोविजन है बीएसए के अंतर्गत, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत, जिसमें जो है एडमिसिबिलिटी ऑफ सेकेंडरी एविडेंस की बात की गई है। तो अगर हम देखें या हम समझें और जानने की कोशिश करें, तो चैप्टर 5 के अंतर्गत अगर हम देखें, और खास करके अगर हम चैप्टर 5 के अंतर्गत सेक्शन 56 से लेकर सेक्शन 93 तक देखें, जो कि बात करता है ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की, तो उसके अंतर्गत अगर हम देखें कि एडमिसिबिलिटी ऑफ सेकेंडरी एविडेंस या सेकेंडरी एविडेंस की बात जो कही गई है बीएसए के अंतर्गत, तो वो सेक्शन 60 के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, अब ये चैप्टर आपके प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां पे आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस देखते हैं, साथ ही साथ आप क्या पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या है, ये सब इसके अंतर्गत आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। तो दोनों को टारगेट करते हुए आप इस बेसिस पे पढ़ाई कीजिएगा। साथ ही साथ अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहीं ना कहीं इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है। देखते हैं, ए मेट जेड ऑन अ हाई रोड शोज अ पिस्टल एंड डिमांड जेड पर्स, जेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ सरेंडर हिज पर्स ए हैज कमिटेड। ध्यान दीजिएगा कि यहां पे क्या है, यहां पे डायरेक्ट प्रश्न है। अगर आप पढ़ रहे हैं, आप चीजों को समझ रहे हैं, आप इन ऑफेंस के इसेंशियल एलिमेंट्स को समझ रहे हैं, तो आप डायरेक्टली इस प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। अगर आप देखें तो यहां पे जो बात की गई है वो इंस्टेंट फेयर, कहीं ना कहीं इंस्टेंट फेयर
तुरंत फेयर दिखाने की बात की गई है, तुरंत मानने की बात की गई है। तो ऐसी सिचुएशन में कौन सा ऐसा एक्ट है जहां पे इंस्टेंट फेयर इसेंशियल एलिमेंट या इसेंशियल एलिमेंट का रोल प्ले करता है? तो डायरेक्टली अगर आप देखें तो वो क्या है? रॉबरी। थेफ्ट में फेयर की बात नहीं, एक्सटॉर्शन में फेयर होता है लेकिन इंस्टेंट फेयर, तुरंत फेयर नहीं होता है। लेकिन रॉबरी में इंस्टेंट फेयर होता है कि दीजिए नहीं तो आपको तुरंत मार दिया जाएगा। और चीटिंग में फेयर की कोई ऐसी बात ही नहीं, क्या होता है? डिसीजफुल मीन होता है। तो अगर हम इनके नेचर या हम इसेंशियल एलिमेंट्स को अच्छी तरीके से जान रहे हैं, पकड़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं होगा इलस्ट्रेटिव बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए जैसे ही हमने इलस्ट्रेशन को पढ़ा या हमने क्वेश्चन को पढ़ा, हमें समझ में आ गया कि इंस्टेंट फेयर, तुरंत फेयर की बात की गई है कि दीजिए नहीं तो आपको मार देंगे, तो रॉबरी हो जाएगा। आपको याद रखिएगा कि थेफ्ट और एक्सटॉर्शन का ही कन्वर्टेड फॉर्म हमें देखने को मिलता है रॉबरी के अंतर्गत। और साथ ही साथ अगर यही रॉबरी 5 या 5 से अधिक व्यक्ति करते हैं तो बन जाता है डकैती। तो याद रखिएगा इनका इंटरलिंक किस प्रकार से है और कैसे इनके इसेंशियल एलिमेंट्स इन ऑफेंस को या इन ऑफेंस को पिक्चर में लाते हैं, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आइए अगला प्रश्न अगर हम देखें, क्वेश्चन 8 अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू Para 170 of UP police regulation, the public prosecutor will inspect मालखाना, इंस्पेक्ट कर सकता है once in a 3 month, once in a 6 month, once in a year, once in a month। तो ये डायरेक्ट अगर हम पैरा 170 देखेंगे यूपी पुलिस रेगुलेशन का, तो हमें देखने को मिलता है कि once in a month की बात की गई है। अब अहम हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि ये मालखाना शब्द है क्या। तो अगर मालखाना की बात करें, इसको हम 2 टुकड़ों में या 2 पार्ट में अगर हम इसे डिवाइड करें, तो माल का मतलब होता है प्रॉपर्टी और खाना का मतलब होता है रूम। याद रखिएगा ऐसी जगह या ऐसा रूम जहां पे पुलिस जो भी प्रॉपर्टी सीज करती है या जब्त करती है उसको रखे, कोई ऐसी एविडेंस है जो पर्टिकुलर केस से या केस से रिलेटेड है उसको रखे, या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट है जहां पे एक पर्टिकुलर एरिया है, पर्टिकुलर रूम बनाया गया है कि जिस जगह पे वो प्रॉपर्टी जो ऑफेंस में लाई गई या ऑफेंस के लिए यूज की गई, साथ ही साथ कोई ऐसा वेपन है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है, तो जिस रूम में रखा जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? मालखाना, जिसका विजिट करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर वंस इन अ मंथ। ये डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, लेकिन आपके लिए ये अहम हो जाता है कि मालखाना शब्द जो यूज किया गया है वो किसके लिए है, क्या होता है इसके अंतर्गत, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो रखी जाती है। तो याद रखिएगा कि ऑफेंस से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी सीज की गई हो या ऑफेंस से रिलेटेड जो भी वेपन सीज किए गए हो या जो डॉक्यूमेंट हो, वो सारी चीजें यहां पे कंसीडर्ड किए जाते हैं। अगला प्रश्न अगर हम देखें, चैप्टर 5 ऑफ द बीएस से रिलेटेड, देखिए इससे रिलेटेड हम पहले भी प्रश्न कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 5 के अंतर्गत इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है चैप्टर भी जानना, सेक्शन भी जानना और उनके इसेंशियल एलिमेंट्स को भी जानना, क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न आप देखेंगे वहीं से पूछे ही जा रहे हैं। तो अगर डायरेक्ट प्रश्न है, ये प्रीवियस क्वेश्चन को भी हमने इसी आधार पर सॉल्व किया है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करता है चैप्टर 5। और साथ ही साथ अगर हम लास्ट प्रश्न अपना देखें या लास्ट प्रश्न को हम समझने की कोशिश करें, अंडर विच of the following provision of the BNSS the accused can file a written statement in support of his defense। देखिए पर्टिकुलर सेक्शन की बात की गई है और पर्टिकुलर सेक्शन के साथ साथ पर्टिकुलर सब सेक्शन भी आपको आना आवश्यक है, तभी आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो डायरेक्टली अगर हम देखें तो सेक्शन 256 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत, 254 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत, 253 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत या 254 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत। तो डायरेक्ट अगर हम देखें तो ये बात की गई है रिटन स्टेटमेंट इन सपोर्ट ऑफ डिफेंस की अगर हम देखें बात की गई है तो सेक्शन 256 सबसेक्शन 2 के अंतर्गत। अब अगर हम बात करें सेक्शन 256 है क्या, कहां पे है, किस जगह पे निहित है और ये क्या कहता है, तो हम देखते हैं चैप्टर 19 की तरफ, या हम जाते हैं चैप्टर 19 ऑफ द बीएनएसएस की तरफ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत। और वहां पे हम देखते हैं जो सेक्शन दिए गए हैं सेक्शन 240, खास करके अगर हम बात करें सेक्शन 248 से लेकर सेक्शन 260 तक, ये जो बात करता है
ट्रायल बाय अ सेशन कोर्ट की बात करता है। किसकी बात करता है? ट्रायल बाय अ सेशन कोर्ट। और इसी के अंतर्गत ये चीजें निहित की गई हैं, प्रावधानित की गई हैं। याद रखिएगा, जो सेशन कोर्ट का ट्रायल, अब देखिए प्रश्न आपसे यहां से अगर बनना होगा तो कहां से बनेगा? जो सेशन कोर्ट का ट्रायल है वो इनिशिएट किया जाता है बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर, प्रेजेंटिंग बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। देन एग्जामिनेशन होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा डिफेंस रखा जाता है। सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो एक्सप्रेस वे में इन प्रोविजंस के अंतर्गत प्रोवाइड किए गए हैं। सेशन ट्रायल बाय अ सेशन कोर्ट के साथ साथ अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं या मेंस के लिए भी क्वेश्चन बनेंगे, प्रीलिम्स के लिए भी बन सकते हैं, तो वो बनेंगे आपके ट्रायल बाय अ सेशन कोर्ट इन अ सेशन केसेस। देन अगर हम बात करेंगे तो वारंट केसेस से रिलेटेड भी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, या वारंट केसेस इनिशिएटेड बाय द पुलिस रिपोर्ट और बाय द कंप्लेंट, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वारंट और साथ ही साथ सम्मन और समरी, ये तीनों जो है अगर हम बात करें, खास करके वारंट, सम्मन और ट्रायल बाय अ सेशन कोर्ट, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो प्रीलिम्स पर्पस से हो या मेंस पर्पस से हो। तो याद रखिएगा कि अगर हम डायरेक्ट, देखिए कभी कभी जो प्रश्न पूछता है वो सब सेक्शन के अंतर्गत जाके डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा, तो इसलिए अवेयर रहिए, एक एक इसेंशियल एलिमेंट से अवेयर रहिए, सेक्शन के सब सेक्शन से, और साथ ही साथ अगर कोई पर्टिकुलर क्लॉज यूज किया गया है तो उससे भी, तभी आपके फैक्चुअल क्वेश्चन, जो ऐसे प्रश्न आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो बेहद ही आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। साथ ही साथ अवेयर रहिए कि वो सेक्शन किस पर्टिकुलर चैप्टर के अंतर्गत दिया गया है। हो सकता है वो पर्टिकुलर चैप्टर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से चैप्टर के अंतर्गत ये ऐसे प्रावधान निहित किए गए हैं। तो आज के लिए जो 10 प्रश्न थे आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको मैं आपके समक्ष लाया और इनसे जो प्रश्न बन सकते हैं उस पर भी हमने चर्चा की, डिस्कशन की। तो आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।